नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीएस अकेडमी पर। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने एक बीपीएससी 72 और बीपीएससी टीआरई 4 जैसे कि वैकेंसी आज ही आई है, तो मैं इसी के साथ इसको भी इंक्लूड करना चाहूँगा। और इन दोनों एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने जीएस पोर्शन में अभी फ़िलहाल साइंस को उठाया हूँ और साइंस में भी बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से जो क्वेश्चंस बीपीएससी में पूछे गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बीपीएससी ने जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, चाहे वो बीपीएससी सीसीई का हो, चाहे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या 7th फेज जो टीचर की वैकेंसी थी उसमें, तो उन सब को क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस सीरीज को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको उसमें ज़रूर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का टॉपिक रहेगा वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो विकल्प एक, एंगलर और प्रांटल। विकल्प दो, बाथम और हुकर। ऑप्शन सी, एपीडी कांडोल। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे देखिए, पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे एपीडी कांडोल। एपीडी कांडोल ने पौधों के वर्गीकरण में संवहनीय ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग किया। आसान भाषा में समझे तो पौधे के अंदर पानी और खनिज पहुंचाने वाले ऊतकों की बनावट को पौधों के वर्गीकरण में आधार बनाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त भाग किसके साथ मिलकर रहता है? लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त भाग किसके साथ मिलकर रहता है? तो ऑप्शन ए, शैवाल और कवक। ऑप्शन बी, कवक और बैक्टीरिया। ऑप्शन सी, शैवाल और वायरस। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई भी इसमें दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा, शैवाल और कवक। शैवाल और कवक, तो लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त भाग किसके साथ मिलकर रहता है? तो वो है शैवाल और कवक। दोनों को, ये दोनों एक साथ रहते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन इन्हीं दोनों से मिलकर बनता ही है। ठीक है, लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी संघ है। शैवाल क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाता है, जबकि कवक उसे रहने की जगह, पानी और खनिज उपलब्ध कराता है। दोनों को इस संबंध में लाभ मिलता है। दोनों को इस संबंध से क्या होता है? लाभ मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इस संबंध को क्या कहते हैं? शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, तो इस संबंध को क्या कहा जाता है? परजीविता, या पारस्परिकता, या सहभोजिता, या सहयोग, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आंसर जो होगा इसका वो होगा पारस्परिक परिकता, म्यूचुअलाइजेशन। क्या होगा? म्यूचुअलाइजेशन। ठीक है,
लाइकेन में शैवाल और कवक दोनों को लाभ होता है। शैवाल भोजन बनाता है और कवक पानी, खनिज तथा रहने का स्थान देता है। इसलिए इसे म्यूचुअलाइजेशन मतलब पारस्परिक संबंध इन दोनों के बीच में होता है और इसका लाभ पारस्परिक लाभ का संबंध कहा जाता है इसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से संवहनीय पौधे को चुनिए। संवहनीय पौधे कौन है? काई, लीववर्ट, हार्नवर्ट, फॉर्न, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा फर्न। आंसर इसका क्या होगा? फर्न। फर्न में जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनीय ऊतक पाए जाते हैं, इसलिए यह संवहनीय पौधा है। जाइलम पानी और खनिजों को तथा फ्लोएम भोजन को पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माइकोराइजा के संबंध में पौधे को क्या लाभ होता है? तो माइकोराइजा के संबंध में पहले पौधे को क्या लाभ होता है? इसमें ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। क्या होगा? डी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। माइकोराइजा में कवक पौधे की जड़ों के साथ रहता है। माइकोराइजा में कवक पौधों की जड़ों के साथ रहता है। कवक जड़ों की पहुंच बढ़ा देता है, जिससे पौधा मिट्टी से पानी और खनिजों को ज़्यादा अच्छी तरह से ले पाता है। साथ ही यह कुछ रोगों से पौधे की सुरक्षा में भी मदद करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शैवाल में से स्पाइरोगाइरा का उदाहरण कौन सा है? भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल या फिर सफेद शैवाल। तो इसका राइट आंसर होगा हरा शैवाल। स्पाइरोगाइरा एक हरा शैवाल है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। यह सामान्यतः पानी में हरे रंग के धागे जैसी संरचना के रूप में दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें शैवाल का उदाहरण क्या है बताइएगा आप लोग। डायटम या राइजोफोरस, यूग्लिना, अमीबा। तो देखिए यहाँ पे शैवाल का उदाहरण अगर देखा जाए, शैवाल इसमें कौन है? तो इसमें शैवाल क्या है? डायटम। ठीक है, डायटम एक कोशिकीय शैवाल है। इनकी कोशिका भित्ति से में सिलिका पाया जाता है। ये पानी में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो डायटम क्या है? डायटम एक शैवाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, टीनोफेरा या प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट, मकड़ी, केकड़ा, झींगा और कनखजूरा जैसे बहुत से जीव आते हैं। इसकी प्रजातियों की संख्या दूसरे की किसी भी प्राणी संघ की तुलना में बहुत अधिक है। इनमें बहुत ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है।
ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए, ये त्रिस्तरीय हैं और इनमें सीलोमिक गुहा होती है। ऑप्शन बी, इनमें विशिष्ट जल संवहनीय नाल तंत्र होता है। ऑप्शन सी, ये विशेष रूप से मुक्तजीवी समुद्री जंतु हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, इसमें से या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया था। तो मैंने आपको पहले बोला था कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन लिया हूँ वो BPSC 72 और BPSC TRE 4 को ध्यान में रखते हुए लिया हूँ, और मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें क्या इसका व्याख्या क्या है। इकाइनोडर्मेटा के जीव जैसे स्टारफिश और सी कॉकम्बर समुद्र में रहने वाले जीव हैं। ये त्रिस्तरीय और सीलोमेट होते हैं तथा इनमें विशेष वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। यह तंत्र इनके चलने और भोजन प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा जंतु जिसमें लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता है? मेढक, केचुआ, सर्प या मोर? ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थवॉर्म, केचुआ। केचुए में आरबीसी नहीं होते हैं, लेकिन उनके रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यह हीमोग्लोबिन रक्त के प्लाज्मा में घुला रहता है, इसलिए ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इनके लेकिन इसके लिए अलग से लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो केचुए में आरबीसी नहीं पाया जाता। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सबसे छोटा जीव जो स्वतंत्र रूप से वृद्धि और प्रजनन करने में सक्षम है वह है। सबसे छोटा जीव जो वृद्धि करता है और प्रजनन भी करता है वह कौन सा है? वायरस है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है या बैक्टीरियोफेज है? इस राइट आंसर होगा इसका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा बहुत छोटा स्वतंत्र रूप से वृद्धि और प्रजनन करने वाला जीव है। वायरस इसमें इससे भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन वायरस आप प्रजनन नहीं कर सकते। उन्हें प्रजनन करने के लिए किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कवक में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या नहीं पाया जाता है? पर्णहरित। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। इस कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि दूसरे जीवों या मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? ये तो बहुत एक तरीके से देखा जाए तो व्यवहारिक क्वेश्चन है। उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, इसलिए मरती होंगी। ऑप्शन बी, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे जल में नहीं चल पाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से राइट आंसर होगा। वे श्वास नहीं ले पाते क्योंकि उनको श्वास लेने के लिए पानी में जाना पड़ेगा। पानी से बाहर निकलेंगी तो ब्रीद नहीं कर पाएंगी, इसीलिए मर जाती हैं। मछलियाँ गलफड़ों द्वारा पानी में खुली ऑक्सीजन लेती हैं। पानी में पानी से बाहर निकलने पर गलफड़े सही तरीके से काम नहीं कर पाते, इसलिए मछली को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है
और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मधुमक्खी कॉलोनी में के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गंध से, ऑप्शन नंबर बी दृष्टि से, ऑप्शन नंबर सी नर्तन से, ऑप्शन नंबर डी स्पर्श से। तो बताइए जो मधुमक्खी होती हैं, हाउ डू मेंबर्स ऑफ हनी बी कॉलोनी रिकॉग्नाइज वन अनदर? ये एक दूसरे को कैसे पहचानती हैं? एक दूसरे को पहचानने में गंध का यूज करती हैं, स्मेल से पहचानने में मदद मिलती है इनको। ठीक है, चलिए चलते हैं इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। मधुमक्खियां अपनी कॉलोनी के सदस्यों को पहचानने के लिए मुख्य रूप से विशिष्ट गंध और रासायनिक संकेतों का उपयोग करती हैं। कॉलोनी की मधुमक्खियों में समान प्रकार की गंध होती है, इससे वे अपने समूह के सदस्यों को पहचान लेती हैं या पहचान पाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डॉल्फिन को किस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है? मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनधारी में। तो डॉल्फिन को स्तनधारी में वर्गीकृत वर्गीकृत किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्तनधारी, मैमिलिया में। ठीक है, डॉल्फिन पानी में रहती है लेकिन यह मछली नहीं बल्कि स्तनधारी है। यह फेफड़ों से हवा में सांस लेती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है। यही इस इसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान है, ये मैमिलिया होने का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर गण के उदाहरण है? तो ऑप्शन है एपोडा, ऑप्शन बी यूरोडेला, ऑप्शन सी अनूरो, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनूरो। मेढक और टोडा अनूरा गण में आते हैं। अनूरा वे वयस्क सदस्यों में सामान्यतः पूंछ नहीं अनूरा के वयस्क सदस्यों में सामान्यतः पूंछ नहीं होती है और इनके पिछले पैर लंबे और मजबूत होते हैं जो इन्हें छलांग लगाने में मदद करते हैं। ठीक है, चलिए शायद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो देखते हैं। ब्रायोफाइटा में जीवाणु मातृकोशिका स्पोर मदर सेल कितनी गुणसूत्रीय होती है? ब्रायोफाइटा में स्पोर मदर सेल कितनी गुणसूत्रीय होती है? ऑप्शन ए अगुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन सी त्रिगुणित, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जो राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है? ब्रायोफाइटा में मदर से चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। ब्रायोफाइटा में स्पोर मदर सेल द्विगुणित 2n होती है। यह मायोसिस द्वारा विभाजित होकर अगुणित यन बीजाणु बनाती है। इसे याद इस तरीके से रख सकते हैं, मदर स्पोर मदर सेल जो 2n होता है वो मायोसिस के द्वारा स्पोर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टैक्सोनॉमी से इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। बीपीएससी सीसीई और टीआरई 4 टीआरई 3 सॉरी टीआरई 3 टीआरई 2 टीआरई 1 7th फेज और जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी के द्वारा, जितने ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो अगर टेक्सोनॉमी से देखा जाए तो ये टॉपिक आपका कवर होता है। मैं डेली आपका एक एक टॉपिक कवर करता जाऊँगा। आप लोग ध्यान से इस सीरीज को पूरा करिएगा, आपको बिल्कुल भी
एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि हमने छोड़ दिया है, ठीक है? तो और बाकी का वीडियो आपको ऐसे रेगुलर वे में मिलता जाएगा, ठीक है? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि देखिए वैकेंसी आ गई है। टीआरई 4.0 जो काफ़ी दिन से बच्चों का डिमांड था, तो ये इसकी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है? और इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, तो आप इसमें अपना जगह ज़रूर बनाइए। और बाकी बीपीएससी, सीएससी, सीई का ये तो एग्ज़ाम 25 अक्टूबर को लगा हुआ है। उसमें भी आप मतलब आप समझिए कि आपको इस समय पढ़ाई करते रहना है, और पढ़ाई करते-करते कब सिलेक्शन मिल जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। टारगेटेड स्टडी तो करना ही चाहिए, लेकिन आप किसी एक के सहारे नहीं बैठ सकते इस टाइम पे, ठीक है? तो आपको बीपीएससी भी देना है, बीपीएससी टीचिंग का भी देना है, बीपीएससी सीसीई का भी देना है, तो इसके हिसाब से आप सारी तैयारी अपना करते रहिए, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।